हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारियों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इतना तो करना ही है सामान्य ज्ञान सीरीज में अगले कड़ी को लेकर आया हूं, जिसमें हम कुछ बेहतरीन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्नों को विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और इस बात को मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, तो अब शायद इस बात को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रियल में प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, उनको खुद ही आइडिया लग रहा होगा कि हमारी जो तैयारी चल रही है वो बेहतरीन ही एक सही डायरेक्शन में और बहुत ही स्मूथली, जो कि अभी क्या है, मतलब लगातार जो पेपर का पैटर्न चल रहा है ना, उसी पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। तो चलिए, समय को आप लोगों का ज़्यादा खर्च नहीं करूंगा भाई, और सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूं। तो पहला क्वेश्चन के ऊपर सीधा बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त नहीं हुए हैं। तो नहीं हुए हैं तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही ये भी देख लेंगे कि क्या क्या हुए हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता सबको पता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता है। आप लोग भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल नोट्स और बनाते ही जाना है एक एक करके। ये नहीं सोचिएगा कि बाद में वीडियो देख लेंगे कर लेंगे, ये तो हमको आता है। देखिए, आता सभी को है, लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं उस टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। दिक्कत क्या हो जाता है, हम उस नोट्स को रिवाइज नहीं करते हैं और लगता तो है कि हमको आता है, पर रियल में वो आता नहीं है। हमारा जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर हाल में उस क्वेश्चन को सही करना इम्पोर्टेंट है भाई। तो चलिए, तो इसको लिखते जाइएगा। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है और नगरीय सभ्यता है। तो पूछा जाता है कि ये नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता दो बार, इसके बाद फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे, तो महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल भी नगरीय ही सभ्यता थी, वो लेटेस्ट था और ये प्राचीन था। तो पहला चीज़ क्लियर हुआ कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और ये प्राचीन समय के काल का था। क्लियर हो गया पहला। दूसरा चीज़, यहाँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्थल हैं, तो ये तो देखिए जो नहीं है वो तो आपको सबको पता है कि उज्जैनी है इसका राइट आंसर। उज्जैनी जो आजकल उज्जैन एमपी मध्य प्रदेश में है। बाकी ये भी है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा भी है और लोथल भी है, और इसमें कालीबंगा है ना, बहुत सारी जगह हैं, राखी गढ़ी है और बहुत सारी जगह हैं। तो आप इसको थोड़ा सा कहीं गूगल से या कुछ करके देख लीजिएगा। तो अभी क्या हो गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल। तो लोथल से संबंधित एक फैक्ट और बता देता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ भी। गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा मतलब समझ रहे हो, गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से। आपका मतलब वो सी जो क्या बोलते हो, सी नाव, नाव पत्तन, जहाँ पे नाव रुकता है, बंदरगाह। तो लोथल क्या था, एक ठो बंदरगाह था। क्लियर हो गया। तो जब लोथल बंदरगाह है तो मतलब तट में ही होगा, तट में ही होगा, तो कहाँ, तो गुजरात। क्लियर हो गया। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही क्या होता है, तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। आज इसको ना थोड़ा ठोकर लग गया तो नहीं चल पा रहा अच्छे से। ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को। क्लियर हो गया। तो एकदम सबसे पहली खुदाई कहाँ हुआ, तो हड़प्पा में। सबसे पहली खुदाई कहाँ हुआ, तो हड़प्पा में। क्लियर, अभी 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अगर गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो गोदीबाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला। क्लियर हो गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। चलिए, और अब कुछ कुछ फैक्ट और बताता हूँ, उसको भी करते जाइएगा। कि हड़प्पा, हड़प्पा की खुदाई किसने किया था, तो हड़प्पा, हड़प्पा से क्या याद रखेगा, क्या याद रखेगा, एक है राखलदास बनर्जी, एक सुनते आ रहे होगे अभी तक, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी किसका खोज किए हैं, तो मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो का। और हड़प्पा का खोज किसने किया है, तो दयाराम साहनी। कौन, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। क्लियर हो गया। तो दयाराम साहनी ने कब किया था, तो 1921 में। कब, 1921 में। और राखलदास बनर्जी कब खोज किए थे, तो 1922 में।
कब खोज किए थे जी? 1922 में। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ है? तो 1922 में। और हड़प्पा का 1921 में। और मोहनजोदड़ो का किसने किया है? तो राखालदास बनर्जी। और हड़प्पा का किसने किया है? तो दयाराम साहनी। तो इसको देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है कभी, कौन किसको खोजा। तो कैसे याद कर लोगे इसको? तो इसको याद कर लीजिएगा, जैसे इसमें क्या लिखे, हड़प्पा। हड़प्पा तो सबको पता है कि हड़प्पा पड़ा, हड़प्पा हड़प्पा बोलेंगे 2-3 बार तो लगता है कि अप्पा पापा पापा टाइप लग रहा है, अप्पा अप्पा। तो पापा क्या होते हैं? दयालु होते हैं। इस तरीके से रीड कर लीजिएगा। पापा के पास क्या होता है? बहुत दया होता है, वो दयालु टाइप के होते हैं। तो याद कर लीजिएगा, हड़प्पा दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी। तो अभी हम लोग यहाँ पे 3-4 फैक्ट जो मैं बता दिया उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फिर जैसे क्वेश्चन आते जाएगा कराते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, बाकी अगर कहीं पूछता है कि हड़प्पा कहाँ पे है, किस नदी के तट के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट के किनारे है। कहाँ है भाई? तो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और याद आगे देखिए, जो कालीबंगा है, कालीबंगा ये अभी पुराने, अभी ही जस्ट पेपर हुआ है कुछ, तो उसमें पूछा है कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पे क्या हुए हैं? जुते हुए खेत या जुते हुए हल या जैसा भी बोलता है, तो जुते हुए खेत, खेत हो गया, जमीन हो गया, या हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नांगर जो जोतने वाला होता है जी, हल, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग मोहनजोदड़ो हो, विशाल, आप लोग स्नानागार सुने होंगे, विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो सबको पता है कि ये कहाँ स्थित होगा। इसका क्या आंसर होगा? तो मैं थोड़ा सा मैप बना दे रहा हूँ। देखिए भारत का इस तरीके से मैप अगर आप देखे होंगे, तो ये मान लीजिए कहाँ पहुँच गए हम लोग, ये गुजरात का एरिया है, ठीक है। और ये इस तरीके से, तो अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है? यहाँ है, यहाँ। तो सबको पता है कि कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी। तो जिसको नहीं पता है भाई, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो मैप होता है, मैप होता है, मैप के इस साइड इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईस्ट। ईस्ट मतलब होता है पूर्व। और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? पश्चिम, वेस्ट। और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? साउथ। और ऊपर वाले को नॉर्थ। इतना सबको पता होगा, लेकिन जो बिल्कुल नए होंगे शायद उनको पता नहीं होगा। तो ये देखिए राइट साइड में, राइट साइड में ये है, जो इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये किस में है? तो बंगाल की खाड़ी में। इतना किस लिए बता रहे हो सर? तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस साइड जो है अरब सागर है। इस साइड क्या है? अरब सागर है। इस साइड क्या है? अरब सागर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं ना, जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं ना, वो सब इस तरीके से बह के बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। जैसे गंगा नदी हो गए, यमुना उमुना जो भी है, ये सब नदी कहाँ चले जाते हैं? कृष्णा, कावेरी, इधर बहुत सारे नदियाँ हैं, ठीक है। वो कहाँ चले जाते हैं? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि 2 नदियों को हमको याद रख लेना है। 2 नदी कौन कौन से हैं? तो 2 नदी कौन कौन से हैं? तो एक होता है नर्मदा नदी और एक होता है तापी नदी। एक होता है नर्मदा नदी और एक होता है तापी नदी। ये नदी इस तरीके से डायरेक्शन में आके ये कहाँ चले जाते हैं? अरब की खाड़ी में या अरब सागर में। क्लियर हो गया। तो इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब, और नीचे क्या होता है? हिंद महासागर। नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो भारत, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। तो किस तरीके का देश है, या किस तरीके का द्वीप है, या किस तरीके का भूखंड है? क्योंकि पृथ्वी का कौन सा खंड है? तो क्या बोलते हैं हम लोग इसी को? क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपी। आप सुने होंगे, क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपी हिस्सा होता है, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? तो प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो 3 तरफ से किससे घिरा होता है? पानी से। तो इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रायद्वीपी हिस्सा। तो प्रायद्वीपी हिस्सा कौन सा है? तो ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपी हिस्सा। मतलब ये नीचे वाले साइड को प्रायद्वीपी हिस्सा। और जो पानी में पूरा चारों साइड से घिरा रहता है, चारों साइड से, उसको क्या बोलते हैं आप हम लोग? द्वीप। तो क्लियर हो गया। द्वीप चारों साइड से पानी से घिरा होगा, ऐसा भूखंड जो चारों साइड से पानी से घिरा होगा। और प्रायद्वीप किसको बोलेंगे? तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ होगा। तो इसलिए भारत का जो भूखंड कैसे है? तो प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी। चलिए, तो इसका आंसर देख लें क्या? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में।
तो अरब सागर में है क्या? नहीं है भाई, अरब सागर तो पश्चिम में है। हिंद महासागर में है क्या? नहीं भाई, ये तो नॉर्थ में है, सबसे सॉरी साउथ में, सबसे दक्षिणी बिंदु में। ठीक है। शिक्षा का मौलिक अधिकार, ये कल की क्लास में भी मैं कराया हूँ और ये बार बार आ रहा है भाई, क्यों? क्योंकि हम शिक्षक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, शिक्षा का मेन क्या है करके। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार तो मैं इसको बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि प्रश्न वहीं से घूम घूम के आएंगे। तो मैं उस दिन बताया था कि हमारे संविधान में, हमारे भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। उसी में मैं समझाया था कि मौलिक अधिकार जिस दिन पढ़ाया हूँ तो मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आर्टिकल कौन से भाग का है, तो जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में आता है, भाग 3 में आता है। और कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक, तो 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक ये करा चुका हूँ मैं। उसी के अंतर्गत जब हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 19, 20, 21 और 22 जब पढ़ रहे थे, तो उसी में मैं आर्टिकल आपको बताया था, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 21 भी बताया हूँ। किसको बोलते हैं? जीवन जीने की, जीवन की स्वतंत्रता। तो किस में है? तो अनुच्छेद 21 में। लेकिन अनुच्छेद 21A को ना बाद में, जो कल मैं वीडियो डाला हूँ उसमें समझाया हूँ कि जो 86वां संविधान, अच्छा इसमें दिया भी तो है, इसमें दिया भी है, जो ये 86वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ ना, कब? 2002 में। कब हुआ? 2002 में। तब पहले जो है ना शिक्षा किस में था, जो निःशुल्क शिक्षा 6 से लेके 14 वर्ष वाले जो बच्चे होते हैं, 6 मतलब समझ रहे हो, 6 साल में बच्चा पहली पढ़ने जाता है, 6 साल में बच्चा पहली पढ़ने जाता है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, समझ रहे हो बच्चा कहाँ पहुँच जाएगा? 8वीं। तो पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक एक प्रावधान दिया है कि हम उनको क्या करेंगे, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और अनिवार्य शिक्षा देंगे। ये पहले अनुच्छेद 45 में था भाई, ये कल की वीडियो में करा चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। ये पहले अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निदेशक तत्व में था, राज्य के नीति निदेशक तत्व में था। और ये उस टाइम मौलिक अधिकार नहीं बना था। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं जब राज्य के नीति निदेशक तत्व आपको बोलता हूँ तो आपको लग रहा होगा कि सर ये राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है और मौलिक अधिकार जब ये बन गया है तो क्या है। आखिर में हम शिक्षा तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को ही दे रहे हैं ना, तो इसमें क्या नया परिवर्तन आ गया? तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही एकदम एक लाइन में बता रहा हूँ मैं। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना, वो राज्य के ऊपर, केंद्र के ऊपर केवल एक सलाह टाइप का है कि इस तरीके से आप क्या क्या काम कर ले। हाँ चलिए करा ही देता हूँ। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना, DPSP, इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट करके है, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का मीनिंग क्या निकल पा रहा है कि राज्य में कुछ इस तरीके से नीतियां हैं, है ना, अगर उसको राज्य लागू करता है तो क्या होगा? बहुत ही कल्याणकारी होगा, फायदेमंद होगा। लेकिन ये उसके ऊपर बाध्य नहीं था कि ऐसे काम उनको करना ही चाहिए, ऐसा काम करना ही पड़ेगा। DPSP की बात बता रहा हूँ। जब ये आर्टिकल 45 में था ना, तो 6 से लेकर 14 वर्ष वाले बच्चे को शिक्षा देना चाहिए था, चाहिए, वो करे राज्य या ना करे। तो यहाँ पे क्या होता है? बाध्य नहीं होता उसी काम को करने के लिए, कौन? राज्य हो या केंद्र हो, राज्य। समझ में आ रहा है चीजें? तो राज्य क्या नहीं था? बाध्य नहीं था, लेकिन ऐसे करना चाहिए। इसके लिए कोई कानूनी सजा नहीं था, इसके लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं किया जा सकता है। अगर कोई राज्य लागू नहीं कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके नहीं बोल सकते कि हमारा राज्य ये नहीं कर रहा है, इसके प्रति आप एक्शन लीजिए। हाँ, लेकिन ये जैसे ही मौलिक अधिकार में कन्वर्ट हो गया, अब मौलिक अधिकार में कन्वर्ट हो गया, अब अगर यहाँ तक कि आपके खुद के माता पिता भी अगर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं, अगर वो बच्चा कहीं जाके शिकायत कर दिया कहीं पर, तो माँ बाप को उनको सजा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अब क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आप समझ पा गए? आप समझ में आ गया होगा कि DPSP और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होता है। DPSP क्या होता है? राज्यों के ऊपर एक सलाहकारी होता है, वो
कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है कि ऐसे करेंगे तो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही अच्छा राज्य रहेगा, लेकिन वो बाध्य नहीं रहता कि ऐसा करना ही है, कानून उसके लिए कुछ सजा नहीं दे सकता। लेकिन मौलिक अधिकार का उल्लंघन, अगर उसको मौलिक अधिकार बना दिए, अब अगर उसका उल्लंघन कर रहे हैं, कोई बच्चे लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या बन गया, अगर उसमें इस तरीके की शिकायत हो गया ना और ये बात कहीं चला गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसको सजा हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, वो बाध्यकारी है कि उस राज्य को, हर राज्य को उसको करना ही है, ये बेनिफिट हुआ। अब समझ में आ गया होगा स्पष्ट, अभी तक क्लियरिटी नहीं मिल पा रहा होगा लेकिन अब मिल गया होगा। तो इसको थोड़ा देखें क्या ऑप्शन को, क्या किस तरीके से इसको हल करेंगे करके, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, पहले यह राज्य का दायित्व था। हाँ भाई बिल्कुल सही था, ये पहले राज्य का दायित्व था क्योंकि ये डीपीएसपी में था। किसमें था ये, क्यों नहीं चल रहे भाई आज, ये लग रहा है गड़बड़ा आ गया जी। ये पहले किस में था, डीपीएसपी में था, ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 में। ठीक है, यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित था, बिल्कुल सही है, लिखा भी है। 86 संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई, ये भी बिल्कुल सही है, 2002 में कौन सा अनुच्छेद, तो आर्टिकल 21A। अभी बहुत बार बता दिया हूँ, ठीक, कई लोग तो बोर होने लगे होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप करने की जरूरत है क्या, खुद से नहीं कर पाओगे इसका राइट आंसर को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है, यह संविधान के अनुच्छेद 31A में, तो 31A में नहीं 21A में। अब समझ में आ रहा है कितना छोटा सा परिवर्तन कर दिया है प्रश्नों में, और जो बच्चे हल्का फुल्का पढ़ के गए रहे होंगे ना, उनसे ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा। क्लियर है, और जो पढ़े नहीं रहे होंगे तो इसको कर ही नहीं पाएंगे वो। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग डी मार दिए होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो समझ में आ रहा है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि मैं बताया ना कि पूरे सिलेबस को ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि आपके प्रश्नों को। देखिए 16 मिनट हो गए, हम लोग केवल 2 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, लेकिन आपको अब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में पूरा क्लियरिटी मिल चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार की वनस्पति है, तो बार बार मैं ये सबको जब भी पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा, है ना, मैप के थ्रू थोड़ा थोड़ा कोशिश किया करूंगा। तो भारत का नक्शा इस तरीके से है ना, ये सबको पता है, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। तो भारत का नक्शा देख लिए भाई, ये मेरा बनाया हुआ नक्शा है, कहाँ से क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो सुंदरवन तो देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, अभी मैं आपको जो नदी बताया ना, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये नदी कहाँ चलते हैं, तो ये जाके अरब सागर में गिरते हैं भाई। कहाँ, अरब सागर में। कहाँ गिरते हैं, तो देखिए ये कहाँ गिरते हैं, अरब सागर में। अभी मैं बताया आपको, उसी से है ये क्वेश्चन। तो सब नदी डेल्टा बनाते हैं, लेकिन 2 ठो नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, डेल्टा नहीं बनाते हैं। तो ये सब नदी यहाँ जाके, गंगा नदी इधर बंगाल खाड़ी में गिरते हैं। तो वहीं पे क्या होता है, जब ये पूरा मिट्टी को बहा बहा के लाता है ना, मिट्टी को बहा बहा के लाता है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसे ढेर टाइप हो जाता है। तो ये नदिया का पानी जो सीधा जा रहा है ना, तो ये फिर अपने डायरेक्शन को बदल के इधर से इसे जाने लगता है, ऐसे इस तरीके से ये बड़ा होते जाता है, ये मिट्टी वाला डेरिया, है ना, ऐसे। इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो ये सुंदरवन डेल्टा कौन से नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। कौन से नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। कौन से द्वीप में है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी में है। और कौन सा द्वीप है इसके अंदर, तो माजुली द्वीप। माजुली द्वीप याद रखिएगा, माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप होता है। ठीक है, तो सुंदरवन अब समझ में आ गया होगा। सुंदरवन में किस प्रकार की वनस्पति पाए जाएंगे, तो मैं अभी क्या बता दिया, सुंदरवन कौन से नदी में, तो ब्रह्मपुत्र नदी में, डेल्टा। ठीक है, कौन से नदी डेल्टा नहीं बनाते हैं, तो नर्मदा नदी और तापी नदी डेल्टा नहीं बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं सर, तो ये एस्चुरी बनाते हैं। एस्चुरी क्या है मैं क्लियर कर दूंगा, अभी आप इतना जान के चलिए कि एस्चुरी होता है। ठीक है, तो ये दलदली क्षेत्र रहता है ना, क्योंकि ये थोड़ा दलदली क्षेत्र रहता है। तो इसमें कौन से वन पाए जाते हैं, तो इसमें कौन से वन पाए जाते हैं, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ज्वारी वन। कौन सा, ज्वारी वन, बस इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए, तो क्या क्या सीखे इससे, सुंदरवन, ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे बड़ा डेल्टा, माजुली द्वीप, ये सब किससे संबंधित हैं, तो हाँ, और कौन से तरीके के उसमें पेड़, तो मैंग्रोव। मैंग्रोव मतलब होता है दलदली क्षेत्र में होने वाला। ठीक है,
इंसुलिन की खोज किसने किया, तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, बेंटिंग एवं बेस्ट ने। तो जेनर ने क्या खोज किया था, तो जेनर ने चेचक का टीकाकरण का खोज किया था। अगर टीकाकरण की बात कभी भी आता है, टीकाकरण का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने। कौन सा, टीकाकरण का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। और विलियम बेंटिंग एम बेस्ट ने किसका, तो इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से सरकरा, सरकरा समझ आया, जो हम लोग बोलते हैं ना, शुगर हो गया, शुगर हो गया, शुगर हो गया, तो इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है, शुगर की बीमारी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है। देखिए, पहले कठिनाई का पता लगाता है और कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ्य योजना बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सीखने के लिए, सीखने के लिए हम तभी तो सीखेंगे जब क्या कमी है जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने, सीखने के लिए। ठीक है, सीखने का आकलन नहीं, सीखने का आकलन तब करूंगा मैं जब आपको जैसे भी पढ़ा दिया मैं, अब आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप जवाब दोगे, और कई लोग जवाब नहीं भी देंगे। तो जवाब दोगे तो मेरे को पता चलेगा कि हम कितना सीखे। तो सीखने का आकलन कब होता है, हम जब पढ़ा चुके होंगे तब। लेकिन हम अभी पढ़ाना शुरू नहीं किए हैं, अभी हम पाठ्य योजना बना रहे हैं, अभी पाठ्य योजना बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सीखने के लिए, लर्निंग। तो राइट आंसर क्लियर हो गया। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, दो आपके सिलेबस में सीधा लिखा हुआ है जी कि आविष्कार एवं आविष्कारक लिखा हो, इसलिए हर बार ये प्रश्न आ रहा है। 1 नंबर आपका फिक्स है, और पिछले में 2 ठो में मैं करा चुका, मतलब 10 ठो तो मैं बता चुका हूँ। अब अभी मैं आपको किसको बता दिया, एडवर्ड जेनर टीकाकरण का बता दिया। ठीक है, उसके बाद कल बताया था मैं, एसी वाला बताया था, एसी को क्या करना है, कैरी करना है, कैरी करने से उसका ट्रिक बताया था। ठीक है, कैरी से संबंधित थे वो। अभी कौन सा बता दिया मैं, देखिए, बेंटिंग एवं बेस्ट ने किसका खोज, इंसुलिन का। इससे इससे पहले मैं बैक्टीरिया का बताया था, याद आ गया, रॉबर्ट कोच। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है, पूरा रिवीजन ही करवा रहा हूं मैं। ये कोई पुराने साल का क्वेश्चन को केवल नहीं, देखिए कितना टाइम हो गया, देखिए 20 मिनट हो गया है। हमने 4-5 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन बहुत इत्मीनान से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि आप केवल लिख भर लीजिएगा ना, तो कहीं किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप भरोसा कर सकते हैं। चलिए, तो जेम्स वाट, बिल्कुल सही बात है, ये जेम्स वाट का ही बनाया हुआ है, तो एकदम सही है। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, ये बिल्कुल सही है। बेयर्ड टीवी, तो बेयर्ड टीवी ये याद भी करा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, टीवी क्या होता है, टेलीविजन होता है, वो क्या करते रहता है, बिगड़ते रहता है। क्या होते रहता है, बिगड़ते रहता है। कभी पानी गिर गया, कभी गरज दिया, तो क्या होता रहता है, बिगड़ते रहता है। कहीं बिजली का ऊपर नीचे हो गया, हाई वोल्टेज हो गया, तो बिगड़ता है। याद कर ले, टीवी क्या करता है, बिगड़ता है। क्या करता है, बिगड़ता है। इसलिए बेयर्ड, बेयर्ड से रिलेशन इसका बना लेना, बेयर्ड से रिलेशन इसका बना लेना। जेम्स वाट, वास्प से याद है, देखिए वाट और वास्प, वाट और वास्प, तो क्लियर हो जाएगा। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो क्या होगा, टेलीफोन है ना, टेलीफोन। तो टेलीफोन में क्या बजता है, बेल बजता है, नहीं बजता है, रिंग बजता है ना, बेल, घंटी बजता है, नहीं बजता आपके टेलीफोन में, तो घंटी बजता है ना, बेल बजाएंगे तो बेल का मतलब ही क्या होता है, घंटी, और घंटी किस में बजता है, टेलीफोन में। तो अब याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे इसको, तो ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, योग 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 दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उसी से ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आसन रक्तदाब को, तो रक्तदाब बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या करना है, बढ़िया जमीन में बराबर एकदम लेट जाते हैं, तो शवासन, क्या बोलते हैं उसको, मुर्दे की तरह। ठीक है, मृत व्यक्ति की तरह। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है, लेटेस्ट डाटा आपको देख लेना है। उबर कप किससे है, तो सबको पता है उबेर कप, ये क्रिकेट से भी नहीं है, गोल्फ से भी नहीं है, हॉकी से भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, बैडमिंटन से। तो आपको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो स्कूलों में होता है ना, गेम होता है, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, तो ये सब आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखते रहना, कौन से कप किससे संबंधित, संतोष ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया। ठीक है, तभी क्या है, बैडमिंटन। ठीक है, एक विद्यालय में 1 से 5 तक कुल 60 विद्यार्थी नामांकित हैं, तो ये आरटी, राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार नियम, हाँ, तो आपको यहाँ से क्या याद कर लेना है, तो आरटी एक्ट, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ ये सब, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ये कब आया, तो 2009 में। तो क्या लागू भी 2009 में हो गया सर, तो नहीं, ये लागू हुआ है 2010 में, शायद 26 अप्रैल या कुछ तारीख को है, 10 अप्रैल कुछ,
तो डेट तो मेरे क्लियर नहीं है, लेकिन ये 2010 में लागू होता है। तो अगर पूछता है कभी कि शिक्षा का अधिकार क्या लिखा है, हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब आया, तो 2009 में आया। कब लागू हुआ, तो 2010 में लागू हुआ। ठीक है, तो इसमें बताया गया था ये प्राइमरी कक्षा के लिए कि हर 30 बच्चे में क्या होगा, एक मास्टर, हर 30 बच्चे में एक। इसको ऐसे लिखते हैं 1:30, मतलब 30 बच्चे में एक गुरुजी। ठीक है, तो 60 बच्चे में कितने होंगे आप लोग खुद बताइए। तो 60 बच्चे में कितने गुरुजी, तो 2। तो सर हमारे स्कूल में तो न तो 30 हैं, न तो 60 हैं, ना तो 90 हैं, हमारे में तो कितने हैं, मान लीजिए इसको 70 हैं। कितने हैं, 70। तो अब क्या करें, आधा गुरुजी लेके आओगे क्या इसके लिए, नहीं, तो एक गुरुजी इसमें बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, एक गुरुजी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे 60 ना दे के ऑप्शन में 70 दे दिया, तो आप लोग ऐसे नहीं सोचिएगा कि भाई 30 में तो 1 है, 60 में 2 है, तो 10 लोगों के लिए 10 लोग इन्हीं लोग पढ़ा लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। उसके लिए एक टीचर और आएगा, और तब तक फिर नया टीचर नहीं आएगा जब तक ये 70 नहीं हो जाता, 80 नहीं हो जाता, 90 तक तो 3 ही पढ़ाते रहेंगे। फिर उसके बाद 1-2 जने भी बढ़ गए ना, तो एक टीचर वहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टीचर हो जाएंगे भाई, 60 हैं तो 2। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। थोड़ा सा आप लोगों को ना लाइट वेट का दिक्कत आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, अभी आंधी तूफान चला है। तो मैं एक मोबाइल को ऑन किया हूँ और उससे मैं लाइट आगे लाया हूँ और उससे वीडियो बना रहा हूँ भाई। तो समझ पा रहे होंगे कि आप लोग भी मेहनत कीजिए। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो का सम्मान करिए। कंटेंट बहुत मेहनत लगता है जी, है ना। चलिए आगे बढ़ें। सही क्या है बताना है, क्या बताना है, सही क्या है। तो सही क्या है बता दीजिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। तो भाई एक साथ बैठते हैं तो बिल्कुल सही कह सकते हो, एक साथ बैठते हैं, है ना। जैसे लोकसभा राज्यसभा है, वैसे सॉरी, ये राज्य का पूछ रहा है, तो राज्य में विधानसभा होता है और विधान परिषद। सभी जगह विधानसभा और विधानसभा तो सभी जगह होता है, लेकिन विधान परिषद केवल अब 6 में, पहले 7 में था, अब केवल 6 में। क्यों, पहले जम्मू कश्मीर में भी था। ठीक है, तो अब कितने में है, 6 विधान परिषद वाले। तो मतलब विधानसभा और विधान परिषद तो एक साथ बैठते हैं, तो बैठते हैं भाई। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार करते हैं। तो देखिए ये ना थोड़ा सा आपको, अभी इसका सही भी आंसर ले सकते हो, गलत भी, हाँ, लेकिन मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूँ। दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में होता है, किसी मुद्दा में दोनों का विचार नहीं जम पाता है, तो फिर एक साथ राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको बैठाएंगे और वहाँ पे चर्चा होगा और वहीं पे वोटिंग भी होता है। तो देखिए यहाँ पे ना राज्य विधानसभा में संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्या एक साथ नहीं बैठ सकते, बैठ सकते हैं। क्या एक साथ विचार नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर व्यापम चाहे तो बोलेगा जब एक साथ संयुक्त बैठक ही नहीं होगा तो फिर विचार कहाँ से होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर, तो अभी आप इसको सही भी ले सकते हो। अभी व्यापम क्या आंसर लिया था उसको आपको देखना पड़ेगा। बैठ सकते हैं पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। ठीक है, 43 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी अब देख पा रहे हैं कहाँ हम लोग, अभी हम लोग शैक्षणिक अभिरुचि में नहीं गए हैं, लेकिन देखिए शैक्षणिक अभिरुचि का प्रश्न भी इसमें पूछ रहा है। तो समझ पा रहे हैं कि आपको कितना बेनिफिट होगा अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो रचनावादी, क्योंकि एनसीएफ 2005 के मेन थीम पर ही क्या बना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसलिए लेटेस्ट डाटा क्या है, तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको, 2005। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2005। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है ना, इसको बता दिया हूँ कि सबसे पहले 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 1968 में आया। ये किसके अनुशंसा में, कौन से समिति इसको सिफारिश दिया था, तो कोठारी आयोग बताया था मैं, कोठारी आयोग 64 से 66 में वो बोले थे कि इस तरीके का एक नीति होना चाहिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया। उसके बाद द्वितीय कब आया, तो इसको भी बता दिया हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक 3 बार ही आया है, एक 1968 में,
दूसरा इसको 68 को उल्टा कर दोगे तो 86 बन जाएगा। ये दूसरा शिक्षा नीति था और 2020 ये है तीसरा शिक्षा नीति। क्लियर हो गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के सिफारिश में आया था और 2020 का जो शिक्षा नीति है वो के कस्तूरी रंगन समिति 2019 में बना था, उनके सिफारिश में आया है। क्लियर हो गया। तो इसका आपको पता चल गया होगा, एनसीएफ इसका राइट आंसर है, एनसीएफ 2005। सॉरी, अब फिर से आ गया। देखिए अभी मैं आपको कराया हुआ वाला प्रश्न फिर से आ गया। एडवर्ड जेनर चेचक नामक टीकाकरण का खोज किया भाई, तो इसको इसमें मिलाइए। अब 3 का पी कहीं पे दिया होगा वो आंसर होगा। 3 का पी तो लगभग सभी में दिया हुआ, इसको अच्छे से थोड़ा करेंगे तो मजा आ जाएगा ये प्रश्न बनाने में। चलिए, तो एडवर्ड जेनर को मैं 3 में भी मिला देता हूँ और 3 का पी देखता हूँ तो इसमें सभी में है, तो इससे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। और देखते हैं वाटसन, तो वाटसन को आप लोग नहीं जान रहे होगे लेकिन इसको जान रहे होगे, लैंड स्टीनर। ये हमारे ब्लड ग्रुप जो भी ए बी सी डी तो नहीं होता है, नहीं ए बी होता है भाई, सी डी नहीं होता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव निगेटिव, ए बी होता है पॉजिटिव निगेटिव, ओ ये भी होता है लेकिन सी डी नहीं होता भाई ना। चलिए, तो इसको देखिए, तो 1 का आर कहीं पे है, 1 का आर, तो यहाँ पे तो देखिए 1 का आर नहीं है, आर का 2 है तो ये भी गलत, आर का 2 ये भी गलत, आर का 4 ये भी गलत। एक ही ऑप्शन है जिसमें आर का 1 दिया था, देखिए आर का 1, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब मिला लेते हैं, पी का 3, क्यू का 4, क्यू का वाटसन का किस में चला जाएगा 4, आर का 1 और एस का 2, है ना। तो इनको तो आपको सबको याद कर लेना है, जो याद नहीं है, जिन बहुत लोगों को होगा। तो देखिए फ्लेमिंग क्या किए थे, पेनिसिलिन का खोज किए थे, फ्लेमिंग, एडवर्ड फ्लेमिंग, हाँ शायद फ्लेमिंग ऐसे ही है, फ्लेमिंग, ठीक है। एडवर्ड जेनर में बता दिया, चेचक नामक टीकाकरण का खोज किए थे, ठीक है। लुई पास्चर भी कभी कभी, है ना, लुई पास्चर भी टीकाकरण का खोज किए थे। तो जिस हिसाब से ऑप्शन देता है उस हिसाब से आपको कर लेना है। और वाटसन को आज से याद कर लेना है कि द्विकुंडली, ठीक है, और एक तो लैंड स्टीनर तो रुधिर वर्ग का, ठीक है, रुधिर का खोज नहीं किया था, रुधिर में वर्ग अलग अलग, ए बी वाला, ठीक है। हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं, तो अभी ये जब प्रश्न ही जब भारत के संबंध में हो रहा है तो इसमें आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन किसमें है, तो सप्त सिंधु प्रदेश हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए उसका नाम ही क्या पड़ा था, सिंधु सभ्यता। क्यों, क्योंकि ये सप्त सिंधु प्रदेश के कारण ही क्या है पड़ा था। और हड़प्पा सभ्यता किस लिए पड़ा, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था, हड़प्पा की खुदाई हुआ था, किसके द्वारा, अप्पा दयाराम साहनी 1921 में। वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है, तो इसको सीधा आप याद कर लेना, है ना, इसको याद क्या कर लेना, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाउपनिषद, क्या हो जाएगा, महाउपनिषद, ठीक है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नामक ग्राम में, कहाँ, तो लुम्बिनी नामक ग्राम में, ठीक है। अलग से मैं गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना याद कर लीजिए। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में, कहाँ पे, सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, ठीक है। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाज, ये सब इसका राइट आंसर एक्चुअल सी है, उस टाइम का ही है, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी 2023 इसका राइट आंसर है ना, ध्यान दीजिएगा, बाकी इसको नहीं। इस कितना हो गया जी, 33 मिनट, तो बहुत समय हम लोग नहीं लिए। देखिए कितना आसानी से हम लोग 30 या 20 क्वेश्चन कर लिए, है ना, शायद 20 क्वेश्चन कर लिए, और बहुत ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके ही बता दिया हूँ। तो ये 20 क्वेश्चन में हम लोग लगभग समझ के चलिए 50 क्वेश्चन को कर लिए। अगर 10 साल का कर लिए तो 500 क्वेश्चन, सोचिए 500 क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो क्या आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और आप कहीं किताब कॉपी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे होंगे क्या, सब कोई पढ़ रहा होगा, केवल एक जने के ऊपर कोई टिका नहीं, आपके नोट्स होंगे, आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कुछ पढ़े भी होंगे। तो चलिए, तो अभी मैं आप लोगों को यही रोकता हूँ, और आप लोग सब भाई लग जाइए मेहनत में। अब 1 महीना ही तो बचा है, 5 तारीख को पेपर है जी, 5 तारीख को पेपर है जून में, तो कितना दिन बचा, अभी तो सभी विषय को आपको पढ़ना है। गणित का तो अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, रीजनिंग भी नहीं पढ़ा हूँ, खुद से थोड़ा थोड़ा करते रहिए, इन्हीं पुराने साल के प्रश्नों से ही करते रहिए।
और ये सब पेपर आपको जिसको नहीं मिल पा रहा होगा तो कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा भाई, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल सेम टू सेम है, राठौर सर की क्लासेस, RATHOUR राठौर, स्पेस दे के लिखिएगा सर की क्लासेस, इसमें टेलीग्राम में, इसमें टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा, वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये सब कुछ डला हुआ है, ये सब कुछ डला हुआ है, वहाँ से आप आराम से इसको देखिए और इसको पढ़िए। ठीक है, ओके, अभी के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।